चैप्टर 11 जाने नहीं देंगे तुझे। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। वन्या लक्ष्य और हेमा की बातों से बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी। वो उनसे कुछ पूछने ही वाली थी कि उसके फोन पर रुद्र का मैसेज आया जिसमें लिखा था, वो लोग तुझ तक पहुंच गए हैं, सिद्धार्थ को लेकर जल्दी निकल। ये मैसेज पढ़ते ही वन्या के चेहरे के भाव बिगड़ गए। उसने सर उठाकर सामने देखा तो सामने से सिद्धार्थ आ रहा था और उसके पीछे ही एक लाल रंग की जीप खड़ी थी जिस पर 2 लोग सवारी थे। दोनों ने ही अपनी गन सिद्धार्थ की तरफ पॉइंट कर रखी थी। वन्या ने उनका निशाना देखा जो सिद्धार्थ की तरफ था और अगर सिद्धार्थ बच भी जाता तो उसी की सीध में लक्ष्य खड़ा था जो सृष्टि और बाकी सब से बहस कर रहा था। वही जीप में एक लड़का जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था वो बोला, भाई अगर हमने बंदूक चलाई तो जिसे मारने आए हैं उसके साथ एक और लड़के को भी गोली लगेगी। तभी दूसरा गन पॉइंट करते हुए बोला, ये तो अच्छी बात है, बॉस खुश होगा ये खबर सुनकर, मर जाने दे दोनों को, तू चला गोली। वही वन्या अपने आंसू पोंछते हुए भागी। वो इन दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं होने दे सकती थी। वन्या को अपनी तरफ भगता देख सिद्धार्थ कंफ्यूज हो गया। अभी वो कुछ कह पाता कि उससे पहले ही वन्या ने उसे साइड में धक्का दे दिया। तभी एक गोली की आवाज आई, फिर दूसरा धक्का लक्ष्य को लगा, तभी एक और गोली की आवाज आई। इसी के साथ सिद्धार्थ ने चीख कर कहा, वन्या जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे। पहली गोली वन्या के बैक शोल्डर पर लगी थी पर वन्या फिर भी नहीं रुकी और लक्ष्य की तरफ भागी। तभी दूसरी गोली चली और वो वन्या की बाजू को छूकर निकल गई। इसी के साथ वन्या बेहोश होकर गिर गई। वो जहां गिरी थी वहां टाइल्स रखी हुई थी और एक टाइल टूटकर वन्या के सर में भी लग गई। ये नज़ारा वाकई ही भयावह था। सिद्धार्थ को तो समझ ही नहीं आया रिएक्ट कैसे करना है। वन्या के बेहोश होकर गिर जाने पर सब कुछ ठहर सा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। चाहे तुझको रब बुला ले, हम ना रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। वही वो जीप वाले लड़के तो कब के फरार हो गए थे। जिस हॉल में अभी तक मस्ती मजाक चल रहा था वहां अब हर जगह खून ही खून फैला था। तभी सृष्टि भागकर वन्या के पास गई। वन्या की आंखें बंद हो गई थी। सृष्टि रोते हुए, वन्या वन्या उठना, वन्या मेरी तरफ देख यार प्लीज उठना। ये आवाज सुनकर सबको होश आया। सिद्धार्थ भागकर वन्या के पास गया। वन्या का सर अपनी गोद में रखकर बोला, वन्या वन्या उठा ना, देख ऐसा मत डरा मुझे, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा, प्लीज उठना। तभी एक लड़का जिसने अपने फेस को ब्लैक मास्क से पूरा कवर कर रखा था, उसकी बस आंखें दिख रही थी जिस पार स्पेक्स थे, वो उस हॉल में एंटर हुआ। उसने जाकर सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ, खून बहुत बह गया है, इससे पहले कि देर हो जाए। अस्पताल का नाम सुनकर सबको होश आया। सिद्धार्थ तुरंत वन्या को लेकर अपनी कार के पास भागा। सृष्टि ने कार का दरवाजा खोला, वन्या का सर अपनी गोद में लेकर बैठ गई। तभी लक्ष्य भागता हुआ आया और सिद्धार्थ के साथ बैठ गया। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे कितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। तभी बाकी दोस्त भी अपना व्हीकल्स लेकर कार के पीछे चल दिए। सब वन्या को लेकर इतने स्ट्रेस्ड थे कि किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो मास्क वाला लड़का कौन था, कहाँ से आया था। तभी उस लड़के ने वन्या का फोन लिया जो वन्या के हाथ से छूट के गिर गया था और उस पर कुछ करके वो फोन अपने पास रख लिया और वहां से एक नज़र वन्या के खून को देखकर चला गया। वही सिद्धार्थ बहुत ही जल्दी ड्राइविंग कर रहा था, उससे सिर्फ वन्या का बेहोश होना दिखाई दे रहा था। सृष्टि अपने दुपट्टे से वन्या का खून रोकने की कोशिश कर रही थी। वही लक्ष्य बस गुमसुम होकर बैठा था। लक्ष्य के सामने बार बार वन्या का उसे धक्का देना और उस पर चलने वाली गोली खुद पर लेना याद आ रहा था। तभी सिद्धार्थ ने अस्पताल के आगे गाड़ी रोकी और वन्या को लेकर भागा, कोई मदद करे, डॉक्टर प्लीज उसे बचा लीजिए, कृपया उसे बचा लीजिए। ये लाइन सिद्धार्थ लगातार बोले जा रहा था। सिद्धार्थ ये सब कहते हुए बहुत पागल दिखाई दे रहा था और हो भी क्यों न, उसकी जान से प्यारा प्यार आज इस हाल में था। 2 कदम का ये सफर है और छोटी सी जगह है, 1 कदम में लड़खड़ाए क्यों। सुन ले यारों की यह बातें बीतेंगी सब, घूम की रातें, यारों से रूठा है साले क्यों। सिद्धार्थ को सिर्फ वन्या की फिक्र थी, बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं इसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। वही डॉक्टर ने वन्या को देखते हुए कहा, इन्हें बुलेट लगी है, ये पुलिस केस है, हम इन्हें अभी ट्रीट नहीं कर सकते। डॉक्टर अपनी लाइन पूरी कर पाती उससे पहले ही उनका फोन बजा। डॉक्टर ने अनजान नंबर देखा पर फिर कॉल उठा लिया। सामने से एक शांत मगर दमदार आवाज आई, जो लड़की तुम्हारे सामने है उसका अभी इलाज करो बिना कोई सवाल जवाब किए, वरना तुम्हारा इलाज मैं करूंगा और पुलिस केस तुम्हारे घर वाले करेंगे। ये सब सुन डॉक्टर घबरा गई और बिना कुछ कहे वन्या को ऑपरेशन थिएटर में ले गई। ये काफी अजीब बात थी जो डॉक्टर अभी तक इलाज करने से मना कर रही थी। अब वो बिना कुछ बोले ही चली गई, पर उन लोगों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका मतलब बस वन्या के ठीक होने से था। तभी सिद्धार्थ के पास वन्या की मम्मी का कॉल आया। सिद्धार्थ उनका कॉल उठाकर क्या बताता है उसे समझ नहीं रहा था, इसलिए उसने फोन सृष्टि की तरफ बढ़ा दिया। माँ ने खत में क्या लिखा था, जिए तू जग जग, ये कहाँ था, 4 पल भी जी ना पाया तू। यारों से नजरें मिला ले एक बार तू, मुस्कुरा दे उठ जा, साले यूं सताता है क्यों। सृष्टि ने हिम्मत करके कॉल आंसर किया। तभी उनको एक घबराई हुई आवाज आई, सिद्धा वन्या ठीक तो है ना, वो मेरा फोन नहीं उठा रही, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, जरा बात करवा दे। ये लड़की भी ना एकदम लापरवाह हो गई है, आने दे इसे घर, अच्छे से खबर लेती हूँ। तभी सृष्टि की आवाज आई, आंटी वन्या लाइफ हॉस्पिटल में है। ये कहकर सृष्टि ने फोन कट कर दिया। आगे बताने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। तभी वो डॉक्टर बाहर आई। सिद्धार्थ, लक्ष्य, सृष्टि और एक मास्क वाला लड़का जो छुपकर उनकी बातें सुन रहा था, सब डॉक्टर को ही देखने लगे। डॉक्टर ने कहा, उनकी फैमिली से कौन है, तो सिद्धार्थ ने कहा, वन्या की फैमिली बस आने ही वाली है। आप बात बताएं ना डॉक्टर, वन्या ठीक तो है ना। डॉक्टर ने कहा, उन्हें पहले भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम रह चुकी हैं। आप उनकी फैमिली से रिपोर्ट मंगवाएं। मुझे उन्हें देखना है, तभी मैं आगे इलाज कर पाऊंगी। और उन्हें AB नेगेटिव ब्लड की भी ज़रूरत है, हो सके तो जल्दी अरेंज करवाएं। तभी हम उन्हें बचा सकते हैं, वरना आई एम सॉरी। ये सुनकर सब शॉक हो गए। तभी वन्या के माँ पापा और भाई आए, उन्होंने डॉक्टर की खून वाली बात सुन ली थी। तभी देव बोला, AB नेगेटिव तो हम में से किसी का भी ब्लड ग्रुप नहीं है, अब क्या करें। वही वो डॉक्टर अपने केबिन में थी। तभी मास्क वाला लड़का उनके केबिन में आया और उस डॉक्टर के गले पर चाकू रख दिया। आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ। फेमस सॉन्ग जाने नहीं देंगे तुझे बाय सोनू निगम। चैप्टर 12 मास्क स्टॉकर। जो डॉक्टर वन्या का इलाज कर रही थी, वन्या की हालत बताने के बाद वो अपने केबिन में गई और कुछ और मरीजों की फाइल चेक करने लगी। तभी वही मास्क वाला लड़का अंदर आया। उसके केबिन का डोर लॉक करके अपनी जेब से एक शार्प नाइफ निकालकर उसे डॉक्टर के गले पर रख दिया। डॉक्टर बहुत घबरा गई और उसके हाथ से सारी फाइल्स छूटकर नीचे गिर गई। डॉक्टर डर से चिल्लाने ही वाली ही थी कि वो लड़का बोला, शश, चिल्लाने की कोशिश भी मत करना, मुझे चिल्लाने वाले लोग जरा भी पसंद नहीं और तुम्हें हमेशा के लिए शांत करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये सुनकर वो डॉक्टर बिल्कुल चुप हो गई। उसने डरते हुए कहा, क्या चाहिए आपको। ये सुनकर वो लड़का डेविल स्माइल करते हुए बोला, ज़्यादा कुछ नहीं, बस उस लड़की की सलामती जिसके जीने के चांस तुमने बहुत कम बताए हैं। तो डॉक्टर ने डरते हुए कहा, उनका खून बहुत बह गया है और उन्हें ब्रेन प्रॉब्लम भी रह चुकी है और दूसरी बार भी उन्हें दिमाग में ही चोट लगी है, ऊपर से 2 गोली लगना, इन सब से उस लड़की के चांस जीने के बहुत कम। डॉक्टर बोल ही रही थी कि वो लड़का बोला, ये गलती मत करना, मुझे वो सही सलामत चाहिए। उसके लिए तुम्हें जो करना पड़े करो, और हाँ, खून की ज़रूरत है तो मेरा खून लो, मेरा भी ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। अभी इसी वक्त मेरा ब्लड लो जितना तुम्हें चाहिए और बाहर कहना कि ये अस्पताल ने अरेंज किया है। अंडरस्टैंड। ये कहकर उस लड़के ने चाकू डॉक्टर के गले के और करीब कर दिया। अगर डॉक्टर जरा सी भी हिलती तो पक्का उसका गला कट जाता। ये सोचकर ही डॉक्टर के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वो तुरंत अपने काम में लग गई। वो लड़का अपना खून देकर जैसे उठने लगा, उसके हल्के चक्कर आने लगे। ये होना लाजमी था, आखिरी उसने एक ही बार में 1 बोतल से ज़्यादा ब्लड दे दिया था।
उस डॉक्टर ने ये देखकर डरते हुए धीमी आवाज में कहा, आप आराम कीजिए और कुछ खा भी लीजिए, वरना बहुत कमजोरी आ जाएगी। वो लड़का बिना कुछ सुने और जवाब दिए केबिन से बाहर निकलते ही गायब हो गया। वहीं बाहर सब परेशान होकर ब्लड अरेंज करवाने में लग गए, पर हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लग रही थी। अब तो उन्हें वन्या को खोने का डर भी सताने लगा था। वही सृष्टि रोते हुई बोली, इतने सालों बाद मैंने तुम्हें पाया है वन्या, एक बार और मैं नहीं खो सकती तुम्हें। प्लीज जल्दी होश में आ जाओ। ये सुनकर लक्ष्य का भी एक आंसू उसकी आंख से बह गया। तभी वो डॉक्टर फिर से आई और उसने वन्या की फैमिली की ओर देखते हुए कहा, ब्लड अरेंज हो गया है हॉस्पिटल से। अब बस दुआ करना ये ब्लड पेशेंट को सूट कर जाए। उससे पहले आप लोगों को एक पेपर पर साइन करना होगा जिसमें ये लिखा होगा, अगर ब्लड चढ़ने के बाद पेशेंट को कुछ हुआ तो उसमें हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सब सुनकर नरेंद्र जी ने कहा, वन्या बहुत हिम्मत वाली है, वो हर एक चीज से लड़ जाती है, पहले भी लड़ी थी अब भी लड़ जाएगी। आप अपना काम करें, मुझे पता है उसे कुछ नहीं होगा। नरेंद्र जी की बातों में एक हौसला था। ये सुनकर उन सबको हिम्मत मिल गई जो अब तक अपना सर झुकाकर दिल हार बैठे थे वन्या को खोने के डर से। तभी लक्ष्य को कुछ बातें याद आई। वन्या, मुझे ना मेरे रबा पर बहुत भरोसा है, वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। लक्ष्य, मैं नहीं मानता, ये सब रबा नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। वन्या लक्ष्य का हाथ पकड़ते हुए, ऐसा नहीं कहते लक्ष्य। रबा की ताकत आजमानी नहीं चाहिए। अगर वो अपनी ताकत दिखाने पर आया तो सबकी तकदीरें बदल देगा। लक्ष्य, तू इतना यकीन कैसे कर लेती है अपने रबा पर? वन्या, देखना एक दिन होगा जब तू कुछ मांगेगा उसके दर पर, और तब वो तुझे उससे भी बढ़ कर देगा, तुझे खाली हाथ नहीं भेजेगा। लक्ष्य, अपने मन में जा रहा हूँ तेरे रबा से मांगने, पहली बार तेरे खातिर जा रहा हूँ, देखता हूँ तेरे रब में कितनी ताकत है। ये कहकर लक्ष्य चला गया। उसके बाकी दोस्त भी चले गए क्योंकि अब रात होने को आई थी। सृष्टि जाना नहीं चाहती थी, पर सुमित्रा जी ने उसे माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी बेटा, तेरे बर्थडे वाले दिन आज ये सब हो गया, तू घर जाकर आराम कर, सुबह आ जाना। इस पर सृष्टि ने कहा, आंटी आप ऐसा क्यों बोल रही है? वन्या मेरी भी कुछ लगती है, उसकी जान के आगे एक बर्थडे क्या 100 बर्थडे कुर्बान है। आप मुझे यही रहने दीजिए प्लीज़ प्लीज़। ये सब कहते हुए सृष्टि सुबक रही थी। शायद सही मायनों में इसे ही दोस्ती कहते हैं, एक ऐसी दोस्ती जहां आप अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। और एक ऐसी दोस्ती भी जो आपसे नाराज होकर आपको कुछ कहे लेकिन वक्त आने पर आपके लिए वो कर जाए जिसमें वो विश्वास ही नहीं रखता। सुमित्रा जी ने सृष्टि को गले लगाते हुए कहा, ना राजे ना, तू हौसला रख, तेरे अंकल ने कहा ना वो हिम्मत वाली है, तू बस फिक्र ना कर, सुबह आएगी ना तो तुझे वही हंसती खेलती वन्या मिलेगी। और वैसे भी अगर उसे पता चला तू सारी रात यहाँ रही है तो देखना कितना सुनाएगी गुस्से में। ये सुन सृष्टि हल्की सी मुस्कान के साथ अपना ख्याल रखने को बोल चली गई। सिद्धार्थ ने नरेंद्र जी और सुमित्रा जी को भी घर जाने को बोल दिया, वो भी अपना मन मारकर चले गए। अब सिर्फ हॉस्पिटल में सिद्धार्थ और देव ही रह गए थे। देव खाना लेने चला गया, उसे पता था सिद्धार्थ ने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। वही आधी रात को जब सिद्धार्थ और देव सो रहे थे, वही मास्क वाला लड़का हौले से वन्या के कमरे में एंटर हुआ। वो जाकर वन्या के पास बैठ गया और उससे एकटक देखता रहा। वन्या ने इस वक्त हॉस्पिटल गाउन पहन रखा था, वन्या के सर पर पट्टी बंधी थी, उसके लेफ्ट शोल्डर पर प्लास्टर था और हाथ पर न जाने कितनी ही पाइप लगी हुई थी। वो लड़का बस वन्या को ताकता रहा, न उसने वन्या को छुआ न अपनी जगह से एक इंच भी हिला। आधा घंटा बीत गया था पर उस लड़के पर जरा भी असर नहीं पड़ा, ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं खो गया। वन्या को देखते देखते ही वो लड़का बड़े ध्यान से वन्या के चेहरे को और उसकी बनावट को देख रहा था। वन्या के काले लंबे बाल जो अब साइड में बंधे हुए थे और उसकी माथे की पट्टी उसके बालों की खूबसूरती को ढक रही थी। फिर वन्या की आंखें जो इस वक्त बंद थी और उसकी लंबी लंबी पलकें जिन्हें किसी आई लैशेस की जरूरत नहीं है। फिर वन्या के गाल जिन पर डिम्पल पड़ते हैं। वन्या की नाक में एक छोटा सा नगवाल कोका था जो उसके चेहरे की शोभा को बढ़ा रहा था और अंधेरे में चमक भी रहा था। वन्या के होंठ जो कि प्रॉपर शेप में थे, वन्या की ठुड्डी के बीच में एक काला तिल और आखिरी में वन्या के कान जिस पर दो छोटे कुके थोड़े बड़े आकार के थे जो कान के सबसे ऊपर थे।
और फिर वन्या की बालियां जिन्हें पहने बिना वन्या वन्या नहीं लगती। वो वन्या के चेहरे की हर बारीकी को बहुत अच्छे से एडमायर कर रहा था, पर उसकी नज़र बस एक जगह अटक जाती। वन्या के तिल पर कुछ जादू था उस तिल में, लेकिन क्या ये वो लड़का ही जाने। तभी कमरे के बाहर कुछ हलचल हुई जिससे वो लड़का होश में आया। उसे किसी के फुटस्टेप्स सुनाई दिए। उस लड़के ने जल्दी से अपनी जेब से एक लाल धागा निकाला और उस धागे को वन्या के दाहिने हाथ में बांध दिया। उस लड़के ने ये सब इतनी जल्दी किया कि मानो कोई उसकी चोरी पकड़ने आ रहा है। फिर जल्दी से खिड़की से बाहर कूद गया। तभी नज अंदर आई और वन्या को चेक करने लगी। वन्या को चेक करने पर उसके चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव आ गए। फिर वो जल्दी से डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगी। गाइस, इफ यू लाइक माई स्टोरी प्लीज गिव योर वैल्यूएबल रिव्यूज। आगे जाने के लिए बने रहें मेरे साथ सिर्फ